Assalamu alaikum. My name is Sana and I am here to teach you the subject chemistry on the behalf of Al Khair School System and Academy. चैप्टर 1 में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल फार्मूला को डिस्कस किया था, आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में जो हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं केमिकल फार्मूला की, पहली है मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरी है एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम सिंपल वर्ड्स में रेगुलर फार्मूला भी कहते हैं। डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो वो इस तरह से है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स की एक्चुअल नंबर को शो करता है। मतलब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर का H2O। H2O हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें जितने एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, उस फार्मूला में हम उतने ही नंबर ऑफ एटम्स शो करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O को बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व होते हैं और H2O बनाते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन भी क्या किया हुआ है, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देख लें C4H10, इसमें कार्बन के 4 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं, और ये क्या बन रहा है हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है इन अ मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर हम दूसरी एग्जांपल को डिस्कस करें वो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है, शो रिड्यूस्ड सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। मतलब एक कंपाउंड में जो उसके एटम्स हैं उनकी रिड्यूस्ड रेशियो को शो करना क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में से ये एग्जांपल लेते हैं C4H10। अब C4H10 के जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हम उन्हें इस तरह से लिख लेते हैं रेशियो में, कार्बन के 4 हैं, हाइड्रोजन के 10 हैं। इससे अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 के टेबल में, 2 टू द 4, 2 टू द 5, तो 2 और 5 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका अगर हम इस रेशियो में राइट करें तो हमारे पास ये सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह से आएगा C2H5। तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है जिसमें सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स है। अब वन बाय हम इसकी क्या कर लेते हैं, मज़ीद एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का हमारे पास जो फार्मूला है वो है H2O2। H2O2 हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्योंकि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास शो हो रहे हैं। इसको अगर हम रेशियो में मेंशन करें 2:2, 2 हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 ही हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स हैं। सिंप्लीफाई इसको हम करेंगे, कटिंग के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, HO1 को हम मेंशन नहीं करते तो हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड का ये एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास बेंजीन है C6H6 जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से कटिंग करके तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला इसका बन जाएगा वो बनेगा CH। हम मज़ीद कम्प्लेक्स कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारे पास ग्लूकोज। इसमें हमारे पास 6 जो है हमारे पास इसमें कार्बन एटम्स हैं, 12 हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 ही हमारे पास क्या हैं, ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसकी अगर हम इस तरह से रेशो लिख लें 6:12:6, जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे ये तीनों जिस एक टेबल पे जाते हो, जैसे कि 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सिंपलेस्ट रेशो बन जाएगी। इसके अकॉर्डिंग जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वो इस तरह से बनेगा CH2O। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल का ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। इस तरह से हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स भी हैं जो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही होता है। वो कैसे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उन्हें हम सिंप्लीफाई नहीं कर सके, उनको हम रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। जैसे कि हमारे पास H2O है, H2O में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। 2:1 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो H2O का हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या है, H2O। इसी तरह से SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड का हमारे पास फार्मूला भी सेम ही रहेगा। इसी का ये एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। इस तरह से एक और है C5H12,
5:12 को भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टर्म फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट से क्या मुराद है, हमने कहा था कि हम मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, हमने पहले भी डिस्कस किए थे आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से बन रहे होते हैं। हमने कहा था कि आयोनिक कंपाउंड्स को हम क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या बनाए हुए होते हैं, क्रिस्टल लेटिस बनाए हुए होते हैं। अब क्रिस्टल लेटिस क्या होता है कि हमारे पास सपोज ये क्रिस्टल लेटिस है, इसमें क्या होता है कि जो आयंस हैं वो एक दूसरे को सराउंड किए हुए होते हैं। मतलब एक जो आयन है वो ऑपोजिट आयन के साथ सराउंड किए हुए होता है, चार्ज के साथ सराउंड किए हुए होता है इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। हमारे पास जो क्रिस्टल लेटिस बन रहा होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो बैलेंस है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब जब आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, वो किससे लिखते हैं, फार्मूला यूनिट से लिखते हैं। फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। फार्मूला यूनिट को हम डिफाइन करते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस इन एन आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयंस हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशियो को हम किससे क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रिस्टल लेटिस बना हुआ है सोडियम क्लोराइड का। हमारे पास सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयंस हैं और क्लोरीन के आयंस हैं। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। हमने कहा क्रिस्टल लेटिस में इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। मतलब इसकी अगर हम रेशियो देखें तो वो बनती है हमारे पास 1:1, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका फॉर्मूला यूनिट बनता है वो बनता है NaCl। एक और हम एग्जांपल अगर देखें वो है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड में पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज, ब्रोमाइड हमारे पास जो है वो है नेगेटिवली चार्ज। इनकी रेशियो बनती है 1:1। इसके हम शो करते हैं फॉर्मूला यूनिट से KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हम फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होती है, आयनिक कंपाउंड्स में मौजूद आयन की सिंपलेस्ट रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर मैस। हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस हमारे पास क्या होता है, किसी भी एटम का मैस। यहाँ पे हमारे पास टर्म है मॉलिक्यूलर मैस, मतलब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल के मैस की। डेफिनेशन इसकी इस तरह से है, sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance। अब यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात करें। मॉलिक्यूलर मैस को देखने से पहले हम थोड़ा सा एटॉमिक मैस को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए। हमें पता है कि जो एटॉमिक मैस है वो हम एक एटम की मैस की बात कर रहे होते हैं, और एक एटम के मैस की बात करने से पहले हम देखते हैं कि वो एटम किन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर मुश्तमिल है। हमें पता है कि एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सपोज हम एक कार्बन एटम ले लेते हैं। हमें पता है कि इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली हम जब करते हैं तो वो बनता है हमारे पास 12 AMU। तो कार्बन का जो हमारे पास मैस है वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मैस पर डिपेंड कर रहा होता है। जितने इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे उनके मैस को कैलकुलेट करके ऐड करके हम क्या बना रहे होते हैं, कार्बन एटम का मैस बना रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास जब ऑक्सीजन एटम है, 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल हमारे पास बन रहा होता है इसका मैस 16। तो ये हमारे पास था एटॉमिक मैस। इसी तरह से अगर हम मॉलिक्यूलर मैस की बात करें, हमें पता है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल एटम्स का बना हुआ होता है। अब हमने किसी भी मॉलिक्यूल कि जब मैस की बात करनी है तो हमें उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के मैस का पता होना चाहिए। मतलब सम ऑफ एटॉमिक मैसेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक मैसेस को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन में बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की।
मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का क्या मतलब है? सब्सटेंस हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में डिस्कस किया था कि हम सब्सटेंस कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को, मतलब यहाँ पे हम प्योरिटी की बात करें। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में यहाँ पे हम क्या फाइंड करें, क्या कहेंगे इसको, कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो प्योर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस से निकाला हुआ है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, हम कहते हैं कि इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये सब्सटेंस है, प्योर है ना, कि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें से जब हम इस पूरे सब्सटेंस में से जब हम एक मॉलिक्यूल निकाल लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ये थी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की दोबारा से। मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह से फाइंड करते हैं? अब मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हमें उस मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके मास के बारे में पता होना चाहिए। हम यहाँ पे H2O की ही बात कर लेते हैं। H2O हमारे पास मॉलिक्यूल है जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। अब हम अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास यहाँ लिख लें तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस पूरे मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं इस तरह से, 2 × 1 + 16। 16 हमारे पास ऑक्सीजन का मास है और 1 हमारे पास हाइड्रोजन का मास है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 16 = 18 AMU। 18 AMU हमारे पास क्या है, वाटर का मास। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन का हमारे पास मास है 12, 16 हमारे पास है ऑक्सीजन का। 2 × 16 32, 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, वो है 44 AMU। ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या है, फॉर्मूला यूनिट जो हमने ऊपर डिस्कस किया है इसका मास, मतलब सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला यूनिट में जितने एटम्स हैं उन सब एटम्स के एटॉमिक masses को हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला यूनिट का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला मास आ जाएगा। अब किस तरह से, सपोज सब्सटेंस है ना ये भी हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, एक पॉट में हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, वो प्योर फॉर्म में मौजूद है इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सब्सटेंस कह रहे हैं। उसमें से हम एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, यूनिट फॉर्मूला यूनिट निकाल लेते हैं। अब जो एक हमारे पास फॉर्मूला यूनिट आ गया है NaCl, इसका हम फॉर्मूला मास कैसे फाइंड करेंगे? इसका हम फॉर्मूला मास फाइंड करने के लिए इसके एटम्स का मास देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसमें एक सोडियम एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। अब हमारे पास जब सोडियम और क्लोरीन एटम की बात हो रही है तो हमें पता है कि हमारे पास सोडियम और क्लोरीन, यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया हुआ है वो ये है कि जो फॉर्मूला यूनिट है वो किस तरह से बन रहा होता है। फॉर्मूला यूनिट हमारे पास आयंस के कम्बिनेशन से बन रहा होता है। ये हमारे पास सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जब कंबाइन करते हैं 1:1 से, तो हमारे पास जो पूरा एक फॉर्मूला बन रहा होता है उसे हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। अब हम दोबारा से इसकी बात कर लेते हैं। हमने अब सोडियम और क्लोरीन के एटम्स जो हैं हमारे पास उनका मास ऐड करके फॉर्मूला यूनिट का फॉर्मूला मास बनाना है। हमें पता है हमारे पास सोडियम का मास है 23 और क्लोरीन का मास है 35। जब हम इन दोनों एटम्स के एटॉमिक masses को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला यूनिट जो कि क्या है NaCl, उसका मास आ जाएगा, वो है 58 AMU। ये था हमारे पास टॉपिक मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास।